हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 8 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 9वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। इसलिए आपको रोजाना टेस्ट देना है। और अगर आपने पिछले 8 मॉडल पेपर का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर जो पिछली क्लासें हैं वो ज़रूर देखें, यानी कि पिछले मॉडल पेपर हैं वो ज़रूर देखें। और ऑब्जेक्टिव क्लास है वो शुरू कर दी गई है फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अनुसार। तो आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, तो वो भी ज़रूर देखें। आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करने किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। इसमें देखिए, सबसे पहले अपन भारतीय इतिहास और राजस्थान इतिहास एवं राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित सर्वप्रथम आपको 15 प्रश्न बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, एक एक चीज सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है इसमें। देखिए, पहला प्रश्न, रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? बताइए, रस चिकित्सा का आविष्कार किया था किसने? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नागार्जुन ने किया था। किसने किया था? नागार्जुन ने। दोस्तों, नागार्जुन को रसायन व धातु विज्ञान का ज्ञाता भी कहते हैं, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, देखिए, नागार्जुन ने सोना चांदी और खनिजों के रासायनिक प्रयोग से रोगों की चिकित्सा के बारे में भी दोस्तों बताया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नागार्जुन। आगे देखिए, निम्न में से किस छावनी ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था? बताइए, कौन सी छावनी ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था? दोस्तों, आप सभी को पता है कि राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है, कौन कौन सी? नसीराबाद, देवली, एरिनपुरा, नीमच, ब्यावर और खेरवाड़ा। ठीक है दोस्तों, इसमें ब्यावर और खेरवाड़ा ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। बाकी सभी क्रांति यानी कि बाकी सभी सैनिक छावनियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ब्यावर ने भाग नहीं लिया था, बाकी देवली, एरिनपुरा और नीमच इन तीनों ने लिया था। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर ब्यावर ऑप्शन में नहीं होता है और खेरवाड़ा होता है तो दोस्तों खेरवाड़ा करना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? निम्न में से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कब की थी? तो दोस्तों 1905 में की थी, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, वेदों की ओर मुड़े किसने कहा था? अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, वेदों की ओर लौटे, वेदों की ओर चले या वेदों की ओर मुड़े, ये नारा है, ये किसने दिया था? तो दोस्तों ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन कालीबंगा से संबंधित सही नहीं है? कौन सा कथन कालीबंगा से संबंधित सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के मकान पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के मकान है वो कच्ची ईंटों के बने थे। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, कालीबंगा से बेलनाकार मुहरे व अलंकृत ईंटों के प्रमाण मिले हैं, ये भी बिल्कुल सही है। कालीबंगा से हवन कुंड या अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जब 3 सही है तो चौथा क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। कालीबंगा से स्पष्ट जल निकास प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कालीबंगा के अंदर जल निकास प्रणाली का अभाव था, तो यहाँ पर अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रतिहार शासक कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंधित नहीं था? बताइए, यानी कि कौन सा प्रतिहार शासक कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंध नहीं है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नागबट प्रथम, नागबट प्रथम। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमीरदेव चौहान के कोटिये जन यज्ञ का पुरोहित था। बताइए, हमीरदेव चौहान के कोटिये जन यज्ञ का पुरोहित कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो पुरोहित था, उसका नाम था विश्वरूप। ठीक है, क्या नाम था? विश्वरूप। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाराणा प्रताप के बारे में कौन से कथन सही है? महाराणा प्रताप के बारे में कौन से कथन सही है वो बताना है। देखिए, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई थी और पड़ाव गोगुंदा में डाला था। बिल्कुल सही है। देखिए, महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व हाकिम खां सूरी ने किया था। ये महाराणा प्रताप की सेना के एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे। ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी अंतिम राजधानी चावंड को बनाया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें सारे के सारे कथन है वो सत्य है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है? सत्य है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, बेंगू किसान आंदोलन के दौरान बोल्शेविक समझौता किसके बीच हुआ था? बेंगू किसान आंदोलन के दौरान बोल्शेविक समझौता किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों देखिए, आप सभी को पता होगा कि ये बेंगू किसान आंदोलन है, ये 1921 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये समझौता है ये राजस्थान सेवा संघ व ठाकुर अनूप सिंह के मध्य ये बोल्शेविक समझौता हुआ था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयपुर प्रजामंडल से संबंधित कौन से कथन सत्य है? जयपुर प्रजामंडल से संबंधित कौन से कथन सत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों देखिए, इसमें देखिए, जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 में हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था। बिल्कुल सही है। 1942 में जयपुर में आजाद मोर्चा का गठन बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में हुआ था। ये भी बिल्कुल सही है। जयपुर प्रजामंडल के शास्त्री गुट व आजाद मोर्चा गुट के विवाद समाप्त कर आपस में विलय नेहरू ने कराया था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जयपुर प्रजामंडल के शास्त्री गुट और आजाद मोर्चा गुट का विवाद समाप्त करके इनको आपस में विलय करवाया था। किसने? नेहरू जी ने। ठीक है, आगे देखिए, 1931 में जमनालाल बजाज व कपूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। बिल्कुल सही है। 1936 में चिरंजी लाल मिश्रा की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। तो दोस्तों इसमें ये भी कथन है वो क्या है? सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सारे के सारे कथन है वो दोस्तों सत्य है। कूट भाषा में अगर अपन उत्तर दें तो दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 इसमें सारे सही है। आगे देखिए, 11 नंबर का प्रश्न है, किस देवी को चूहों वाली देवी भी कहा जाता है? किस देवी को चूहों वाली देवी भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों करणी माता को चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 12 नंबर का प्रश्न है, कौन सा युग्म असुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों एक तरफ है दुर्ग दे रखा है, दूसरी तरफ दुर्ग के प्रकार दे रखे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बटनेर दुर्ग है, ये धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। बिल्कुल सही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये दोस्तों गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। बिल्कुल सही है। जूनागढ़ दुर्ग है ये दोस्तों धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। यहाँ पर देखिए जो लोहागढ़ दुर्ग है ये वन दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता, ये दोस्तों पारिक दुर्ग का उदाहरण है। ठीक है, पारिक दुर्ग किसे कहते हैं? कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत खाई हो उसे पारिक दुर्ग कहते हैं। और दोस्तों गिरि दुर्ग किसे कहते हैं? कि जो ऊंचे पहाड़ पर स्थित दुर्ग हो, ठीक है, उसे दोस्तों गिरि दुर्ग कहते हैं। और मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल हो उसे धानवंत दुर्ग
कहते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बीकानेर शैली से संबंधित युग्म सही है? बताइए कौन सा बीकानेर शैली से संबंधित युग्म सही है? दोस्तों यहाँ पे देखिए रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम, ये दोस्तों बीकानेर शैली के चित्रकार हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थानी संस्कृति में जाणोटन क्या है? बताइए जाणोटन क्या है? दोस्तों जाणोटन है ये वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है। जाणोटन वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है, वो कहलाता है जाणोटन। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य जालोर क्षेत्र का है? बताइए कौन सा नृत्य जालोर क्षेत्र का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जालोर क्षेत्र की बात हो रही है तो लुम्बर नृत्य है। लुम्बर नृत्य ये दोस्तों होली के अवसर पर जालोर क्षेत्र में सामूहिक रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये झांझी नृत्य है और ये डांडिया नृत्य है, ये दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र के नृत्य है। और ये खारी नृत्य है, ये मेवात क्षेत्र का नृत्य है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन 10 प्रश्न है वो करंट अफेयर से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? बताइए आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? तो दोस्तों ये श्रीलंका में शुरू किया जाएगा। कहाँ पर? श्रीलंका में शुरू किया जाएगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नासिक में किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, नासिक में। ठीक है, तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों वो थे यूएई के राष्ट्रपति। ठीक है, यूएई के राष्ट्रपति जिनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, ये मुख्य अतिथि दोस्तों। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो का संबंध किस क्षेत्र से है? हाल ही में खबरों में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है मेडागास्कर से। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बे नंबर का ऑप्शन मेडागास्कर से है। आगे देखिए यहाँ पे हाल ही में किस राज्य ने योग्यश्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है? बताइए हाल ही में किस राज्य ने योग्यश्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ये योजना शुरू की गई है ममता बनर्जी के द्वारा। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य के परिवहन निगम ने हाल ही में जनवरी 2024 में भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत ओपन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक बाइक यानी कि ई बाइक टैक्सी सेवा वायु सेवा लॉन्च की है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये शुरू की है दोस्तों असम के अंदर। तो यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में। आगे देखिए हाल ही में जनवरी 2024 में किस देश ने पोलैंड टेनिस टीम को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? हाल ही में जनवरी 2024 में किस देश ने पोलैंड टेनिस टीम को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये जीता है किसने? तो ये जर्मनी ने जीता है। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे उस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज का नाम बताइए जिसने हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी कि ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो वो की है दोस्तों डेविड वार्नर ने। तो यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डेविड वार्नर ने।
नेक्स्ट आगे देखिए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में जनवरी 2024 में नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला वर्किंग वाइट वी डू ऑल डे द मिडिल के लिए उत्कृष्ट नरेटर श्रेणी के तहत 75वां क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार किसने जीता? बताइए दोस्तों। तो ये पुरस्कार जीता दोस्तों किसने? तो ये बराक ओबामा ने जीता। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बराक ओबामा ने ये जीता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन 5 प्रश्न है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? बताइए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सुपर्णखा, सर्पिणी, श्वेतांगी, ये तीनों शब्द दोस्तों शुद्ध है। यहाँ पे देखिए चतुर्णी, तो दोस्तों चतुर्णी नहीं होता, तो फिर क्या होता है? तो दोस्तों चतुरंगिणी होता है, ठीक है, चतुरंगिणी होता है दोस्तों, ठीक है, चतुरंगिणी होता है। तो यहाँ पर है ये शब्द है वो गलत दे रखा है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से किस विकल्प में एडजर्न का समानार्थक हिंदी शब्द है? बताइए। तो सीधा सा अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो एडजर्न को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको कहते हैं स्थगित करना, ठीक है। क्या कहते हैं? स्थगित करना। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, स्थगित करना। आगे देखिए, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? सभी को पता होगा दोस्तों, नीह प्लस छल, नीह प्लस चल। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सह उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए, सह उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? तो दोस्तों देखिए, सहकार, सहोदर, सहायक, यहाँ पे सादर, सादर के अंदर दोस्तों सह उपसर्ग का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर इसमें देखिए तो कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? स प्लस आदर, ठीक है, स प्लस आदर। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए नूलिफाई के लिए उपयुक्त हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो दोस्तों नूलिफाई के लिए बताइए उपयुक्त हिंदी पारिभाषिक शब्द है तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो है दोस्तों इसमें अकृत करना या व्यर्थ या निष्प्रभाव कर देना। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब अपन 5 प्रश्न है वो इंग्लिश ग्रामर से संबंधित यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखिए, चूज द करेक्ट कनेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को खालिस्तान भरना है। देखिए, द वेदर वाज ट्रीबे, फिर खालिस्तान दे रखा है। वी डिसाइडेड टू डिले और प्रोग्राम। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेदर के बारे में बता रहा है वो, ठीक है, कि अपन प्रोग्राम है वो थोड़ा सा डिले कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए किसी कार्य का परिणाम या घटना को बताने के लिए दोस्तों यहाँ पे देयरफॉर का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, खालिस्तान में देयरफॉर आएगा। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपने को यहाँ पे भरना है। देखिए, दीज फोटोग्राफ्स वर टेकन ए फ्रेंड ऑफ माइन। तो दोस्तों यहाँ पे बाई ए फ्रेंड ऑफ माइन आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाई का प्रयोग होगा दोस्तों खालिस्तान में। आगे देखिए, यहाँ पे प्रीफिक्स यानी कि दोस्तों अपने को यहाँ पे उपसर्ग बताना है कि कौन सा उपसर्ग इसमें लगेगा। कंटेंट दे रखा है तो दोस्तों कंटेंट के अंदर कौन सा उपसर्ग लगेगा? तो इसमें मल लगेगा दोस्तों, मल उपसर्ग लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मल कंटेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों
जैसे कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी स्थिति से संतुष्ट नहीं होता और उसकी शिकायत करता है, तो वो होता है मल कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द वर्ड्स प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर देखिए खालिस्तान भरना है, द विजिटर पेड ए टू ओवर हेड मास्टर। तो दोस्तों खालिस्तान में क्या आएगा, द विजिटर पेड ए दोस्तों कॉम्प्लीमेंट टू ओवर हेड मास्टर। तो यहाँ पर है दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अभिनंदन या बधाई देना या प्रशंसा करना। ठीक है, तो यहाँ पर है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वही खालिस्तान भरना है, डिटर्मिनर भरना है यहाँ पे, आई मेड ए गुड फ्रेंड्स देयर। खालिस्तान में क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे मैनी फ्रेंड्स देयर, मैनी फ्रेंड्स देयर आएगा। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे जनरल साइंस से संबंधित है, अपन 5 प्रश्न पढ़ेंगे 36 से लेके और 40 तक। देखिए, नाभिकीय द्रव्यमान संख्या है, नाभिकीय द्रव्यमान संख्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग है वो नाभिकीय द्रव्यमान कहलाता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अभिक्रिया दे रखी है 2Mg प्लस O2 2MgO। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु हो रहा है, तो दोस्तों मैग्नीशियम धातु हो रहा है, तो दोस्तों ये ऑक्सीकृत हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकृत, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकृत। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह मैग्नीशियम धातु है वो ऑक्सीकृत हो रही है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, द्रवित पेट्रोलियम गैस का घटक नहीं है, यानी कि एलपीजी का घटक कौन सा नहीं है, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एलपीजी का जो घटक है वो दोस्तों एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन है। ठीक है, लेकिन मेथेन नहीं है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें याद रखना है दोस्तों, एलपीजी यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस को घरेलू या खाना पकाने की गैस कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, एक बस पूर्व दिशा में गतिमान है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर एक बस जा रही है। यह बस 4 घंटे में 200 किलोमीटर चलती है, तो बस का वेग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सीधा हो जाएगा, 200 में 4 का भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 50, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व की ओर जा रही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, यहाँ पर देखिए गेंद फेंकना, गेंद फेंकना है, ये दोस्तों गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे अब अपन 5 प्रश्न है वो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 16वीं लोकसभा के विघटन तक अभी तक लोकसभा में कितनी बार मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। 16वीं लोकसभा के विघटन तक अभी तक लोकसभा में कितनी बार मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये जो प्रस्ताव है ये दोस्तों अभी तक 27 बार लाया जा चुका है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 27 बार। आगे देखिए, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है किस अनुच्छेद में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 124 से 147 के मध्य दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भाग 5 में, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग सर्जित हुआ है। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग सर्जित हुआ है, तो दोस्तों किससे सर्जित हुआ है, तो ये संसद द्वारा पारित अधिनियम से सर्जित हुआ है दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग।
यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 25 है ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे अब अपन यहाँ पे दोस्तों 5 प्रश्न है वो राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, राजस्थान में मैग्नीज खनन के लिए विख्यात स्थान है। मैग्नीज खनन के लिए विख्यात स्थान है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों तलवाड़ा। ठीक है, कहाँ पर है ये? बांसवाड़ा में है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तलवाड़ा, लीलवानी, कालाकुंटा ये क्षेत्र विख्यात हैं दोस्तों, बांसवाड़ा में है ये, और ये मैग्नीज खनन के लिए विख्यात है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं तो दोस्तों गैर परंपरागत स्रोत है तो वो देखिए दोस्तों सौर ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस नहीं है। ठीक है, बायोगैस है, पवन ऊर्जा है और बायोमास ऊर्जा है। जल विद्युत शक्ति ये भी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे 1 3 4 5 1 3 4 5 ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान में पर्यटन को किस वर्ष उद्योग का दर्जा दिया गया? बताइए, राजस्थान में पर्यटन को किस वर्ष उद्योग का दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 1989 में। 1989 के अंदर दोस्तों ये दर्जा है वो दिया गया था। ठीक है, मोहम्मद यूनिस खान समिति की सिफारिश पर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई? बताइए, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये 1964 में दोस्तों इसकी स्थापना है वो की गई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित करना है दोस्तों। सूची फर्स्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं उद्योग है। ठीक है, और सूची सेकंड में केंद्र है। ठीक है, यानी कि कौन से उद्योग का केंद्र है वो कौन सा है। यहाँ पे देखिए वस्त्र उद्योग दोस्तों, वस्त्र उद्योग का जो केंद्र है वो कौन सा है? तो ये विजयनगर है। ये वस्त्र उद्योग का केंद्र है। कहाँ पर है ये? तो ये भीलवाड़ा में। ठीक है, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग के बारे में दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, ये मोडक में है। ठीक है, सीमेंट उद्योग मोडक कोटा के अंदर। और रसायन उद्योग है दोस्तों, ये कहाँ पर है? रसायन उद्योग दोस्तों भरतपुर में है रसायन उद्योग। और इंजीनियरिंग उद्योग है ये दोस्तों गडेपान में है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट देखिए रसायन उद्योग, रसायन उद्योग दोस्तों कपासन चित्तौड़गढ़ में, गडेपान कोटा में, धौलपुर में, भरतपुर में भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए चौथा नंबर का ऑप्शन फिर अपना गलत हो रहा है। रसायन उद्योग ये दोस्तों अपने गडेपान हो जाएगा और इंजीनियरिंग उद्योग है ये भरतपुर में है। ठीक है, अजमेर, जयपुर, कोटा, अलवर, ठीक है, भरतपुर, इनमें है ये इंजीनियरिंग उद्योग। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 3 4 2 1 3 4 2 1 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अब अपन यहाँ पे जो 15 प्रश्न है वो स्कूल मैनेजमेंट के पढ़ रहे हैं। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए कार्य न्यूनतम कितने घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं? तो कितने घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 45 घंटे। ठीक है, आगे देखिए, प्रबंध से आज से किसी संस्था से मानवीय और भौतिक संसाधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग से है। प्रबंधन की उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? बताइए, प्रबंधन से आज से किसी संस्था से मानवीय और भौतिक संसाधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग से है। प्रबंधन की उपयुक्त परिभाषा किसने दी? तो दोस्तों ये परिभाषा दी किसने? तो ये विलियम लुइक ने दी।
यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विलियम लुइक ने। आगे देखिए, उदयपुर शिक्षा मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? उदयपुर शिक्षा मंडल में कौन सा जिला नहीं आता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों झालावाड़ है वो नहीं आता, बाकी प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर ये तीनों आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कोटा शिक्षा मंडल है उसके अंदर आता है दोस्तों ये झालावाड़। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? यानी कि RSCERT की जो स्थापना है वो दोस्तों कब की गई? तो ये 1978 में की गई दोस्तों इसकी स्थापना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 55 नंबर का प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सचिव कौन होता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सचिव कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, RSTB की निष्पादन परिषद में कितने सदस्य होते हैं? RSTB की यानी कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की निष्पादन परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसमें 9 सदस्य होते हैं। ठीक है, 9। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर 9 सदस्य। आगे देखिए, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को केंद्र सरकार ने कब मंजूरी दी है? तो दोस्तों कब मंजूरी दी है? तो ये 4 अगस्त 2021 को, 4 अगस्त 2021 को समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। ठीक है, तो यानी कि अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, शाला मानचित्रण सूक्ष्म नियोजन में अधिकारियों को सहयोग देना डाइट के किस विभाग का कार्य है? शाला मानचित्रण सूक्ष्म नियोजन में अधिकारियों को सहयोग देना डाइट के किस विभाग का कार्य है? दोस्तों डाइट के किस विभाग का कार्य है? तो दोस्तों ये योजना एवं प्रबंधन विभाग का कार्य है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक सिद्धांत नियोजन का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा एक सिद्धांत नियोजन का सिद्धांत नहीं है? दोस्तों देखिए, उपयोगिता का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत दोस्तों संस्थागत नियोजन के सिद्धांत है, लेकिन भौतिकता का सिद्धांत है ये नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शैक्षिक पर्यवेक्षण के सिद्धांत में से कौन सा नहीं है? शैक्षिक पर्यवेक्षण के सिद्धांत में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन सा नहीं है? देखिए, आपसी समन्वय का सिद्धांत, ठीक है, आपसी समन्वय का सिद्धांत, कार्यकुशलता का सिद्धांत, संसाधनों के कम उपयोगिता का सिद्धांत, ये नहीं है दोस्तों शैक्षिक पर्यवेक्षण का सिद्धांत। ठीक है, और सृजनात्मकता का सिद्धांत है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, समग्र गुणवत्ता के निम्न में से घटक कौन से घटक हैं? समग्र गुणवत्ता के निम्न में से कौन से घटक हैं? तो बताइए कौन से घटक हैं? देखिए, व्यवस्थापन, छटनी, प्रमाणीकरण और आत्मानुशासन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए ये चारों के चारों हैं, ये दोस्तों समग्र गुणवत्ता के घटक हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 चारों ही सही है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शैक्षिक नेतृत्व में आने वाली बाधा निम्न में से नहीं है। शैक्षिक नेतृत्व में आने वाली बाधा निम्न में से कौन सी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी, शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी, ये शैक्षिक नेतृत्व में आने वाली बाधा है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 63 नंबर का प्रश्न है, RSOS में कक्षा 12वीं में जिला स्तर पर प्रथम स्थान हेतु मीरा एकलव्य पुरस्कार के तहत कितनी राशि मिलती है? RSOS में कक्षा 12वीं में जिला स्तर पर प्रथम स्थान हेतु मीरा एकलव्य पुरस्कार के तहत कितनी राशि मिलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो राशि मिलती है दोस्तों 11,000 रुपये की राशि मिलती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 11,000 रुपये की राशि। आगे देखिए, PM
ई विद्या योजना की शुरुआत कब की गई? पीएम ई विद्या योजना की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों ये की गई 17 मई 2020 को। 17 मई 2020 को पीएम ई विद्या योजना की शुरुआत की गई। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है। देखिए, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ किसका ध्येय वाक्य है? बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ किसका ध्येय वाक्य है? तो दोस्तों ये किसका ध्येय वाक्य है? तो ये शिक्षा दर्शन का ध्येय वाक्य है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अपन जो प्रश्न है वो करने जा रहे हैं रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, देखिए यदि ए जे की बहन है, यहाँ पे दोस्तों निशान दे रखे हैं। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कजिन प्रदर्शित करता है? यदि दिया गया है कि ए जे की बहन है, ए जे की बहन है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो ए जे की बहन है तो कौन सा युग्म कजिन प्रदर्शित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो एस है ये पी की एस पी कजिन को प्रदर्शित करता है, एस पी। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें दोस्तों डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, एस पी कजिन है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित वेन आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए, कौन सा अक्षर एक पुरुष राजनेता का प्रतिनिधित्व करता है? पुरुष राजनेता का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इन दोनों के अंदर कॉमन अक्षर कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ई भी है और डी भी है। डी डॉक्टर में भी आता है और ई दोनों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर दोस्तों और देखिए दोस्तों यहाँ पे एफ। ठीक है, देखिए ई के अंदर ई तो डॉक्टर में आ गया दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ पुरुष और राजनेता का पुरुष और राजनेता की बात हो रही है, तो यहाँ पे एफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एफ। आगे देखिए, यदि पी का अर्थ माइनस क्यू का अर्थ इंटू आर का अर्थ भाग और एस का अर्थ प्लस है तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 14 क्यू, क्यू का अर्थ क्या है? क्यू का अर्थ दोस्तों इंटू 3। पी का अर्थ क्या है? पी का अर्थ दोस्तों -12। एस का अर्थ क्या है? एस का अर्थ दोस्तों प्लस है, तो एस का अर्थ +4। आर का अर्थ क्या है? आर का अर्थ दोस्तों भाग और ये 2। ठीक है, अब दोस्तों वही भागु चौबा बोर्ड मास वाला नियम लगाना है। सबसे पहले अपन भाग करेंगे, तो 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? तो दोस्तों 2 आएगा। ठीक है, आगे प्लस है। अब यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे, फिर 14 × 3 कितने होते हैं? 42। तो यहाँ पे 42 -12 +2 बस। ठीक है, यही चीज है। अब देखिए यहाँ पे अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। ठीक है, तो जोड़ करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? देखिए 42 + 2 कितने होते हैं? 44। और 44 में से दोस्तों 12 गए तो कितने बचे? तो दोस्तों 32 बचे। और अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर 32। आगे देखिए, यदि n संख्याओं का माध्य x है और प्रथम n-1 संख्याओं का योग a है तो श्रेणी की अंतिम संख्या क्या होगी? तो दोस्तों श्रेणी की अंतिम संख्या देखिए यहाँ पे कुल संख्या है वो कितनी है? n है। ठीक है, और इसका माध्य है वो कितना हो जाएगा? तो ये वाला x के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इन दोनों का योग हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 40 छात्रों के एक समूह की समांतर माध्य 16 वर्ष तथा दूसरे समूह के 60 छात्रों की समांतर माध्य 20 वर्ष है तो 100 छात्रों की सामूहिक समांतर माध्य क्या होगा? दोस्तों अब यहाँ पर देखिए 40 छात्रों के एक समूह का समांतर माध्य कितना है? 16 है। ठीक है, तो सीधा सा हो जाएगा 16 × 40। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 60 छात्रों का समांतर माध्य कितना है? 20 है, तो 60 × 20 बटे 100।
यहाँ पे छात्र कितने हैं, 40 छात्र और 60 छात्र, तो कितने हो जाएंगे, 100 छात्र। ठीक है बस। तो यहाँ पे 16 × 40 कर लीजिए और 60 × 20 कर लीजिए, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 16 चौक 64 यानी कि 640 प्लस और 6 दूनी 12 यानी कि 1200 बटे 100। बस अब यहाँ पे देख लीजिए 640 प्लस 1200 कितने होते हैं, तो 1840। 1840 में 100 का भाग दीजिए तो कितना आएगा, तो 18.4। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है। एक शंक्वाकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई 2.5 किलोमीटर है और उसके आधार का क्षेत्रफल 1.54 किलोमीटर है, तो इस पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर दे रखा है, पाई आर स्क्वायर दे रखा है 1.54 किलोमीटर। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले आर निकालनी है। आर निकालेंगे तो दोस्तों वही पाई आर स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7, आर अपने को निकालनी है यानी कि आर स्क्वायर है बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है 1.54, ये पाई का मान दे रखा है। ठीक है, इंटू 7/22। ठीक है, 22/7 होता है तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। बस काट लीजिए इसको। ठीक है, ये इससे कट गया 7 बार और ये दोस्तों इससे करा तो कितनी बार आ गया, तो ये 0.49। ठीक है, ये आर स्क्वायर है तो आर आर बराबर कितना हो जाएगा, तो दोस्तों आर बराबर हो जाएगी इसमें 0.7। ठीक है, 0.7। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पर अपने को ऊंचाई निकालनी है, तो पर्वत की तिर्यक ऊंचाई स्क्वायर माइनस पर्वत की त्रिज्या स्क्वायर। तो यहाँ पे 2.5 स्क्वायर माइनस त्रिज्या का स्क्वायर यानी कि 0.7 का स्क्वायर, दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए, रूट निकाल लीजिए, 2.44 आएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, यानी कि 2.4 किलोमीटर आएगा। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए 72 नंबर का प्रश्न है। इसको दोस्तों आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना इसमें राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, A+B होगा यानी कि 5.624 प्लस 4.376, इनको आपस में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों 10। ये अपना सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र लगा हुआ है दोस्तों, A³ + B³ बटे A² माइनस AB + B²। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है। ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। यदि 2x + 3y = 31 तथा 7x = 5y हो तो 2y - x का मान कितना है। तो 2y - x का मान दोस्तों यहाँ पे अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकाल के देख लीजिए, 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यदि दो संख्याओं वाली संख्या के अंकों का योग 10 है तथा अंकों को उलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में से घटाने पर परिणाम 36 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या कितनी है। ऑप्शन उठा के देख लीजिए। ऑप्शन उठा के देखा तो दोस्तों 10 किसका हो रहा है, तो 10 यहाँ पे देखिए एक का ही हो रहा है, 73 का। ठीक है, 73 का योग 7 और 3 कितना होता है 10, ये अपना सही उत्तर होगा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए एक पीतल के गोले का व्यास 18 सेमी है, गोले को पिघलाकर एक समान चौड़ाई की तार में बदला गया है, तार की लंबाई 108 मीटर है, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। इसका अपने को व्यास ज्ञात करना है, वही दोस्तों गोले का आयतन 4/3 πr³, तो गोले की आयतन निकालना है। ठीक है, त्रिज्या तो अपनी दोस्तों 9 हो जाएगी, 18 की आधी हो जाएगी। ठीक है, बस ये सूत्र लगा लीजिए और सही अपना उत्तर हो जाएगा। इसमें वो है 6 सेमी, तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको यहाँ पे 9वां नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। पिछला मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जरूर देखें। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।